नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कुछ समय पहले सरकार ने इंडो म्यांमार बॉर्डर के हालात को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। और फैसला ये था कि म्यांमार के साथ चल रहे एक 7 साल पुराने म्यूचुअली एग्रीड अरेंजमेंट को, जिसका नाम है फ्री मूवमेंट रेजिम, सरकार खत्म करने जा रही है और इंटायर बॉर्डर पे फेंसिंग की जाएगी, जिससे म्यांमार से भारत आने वाले लोगों को अब वीजा भी लेना पड़ेगा। इस पे एक डेडिकेटेड सेशन हमने किया था जिसमें आपको बताया था फ्री मूवमेंट रेजिम के बारे में, क्यों ऐसे अरेंजमेंट को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया और फिलहाल के लिए सरकार इसको क्यों खत्म करना चाहती है। तो ये सब बातें हमने इन डेप्थ इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस की थी। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कुछ एक्सपर्ट सरकार के इस निर्णय को गलत बता रहे हैं, उन एक्सपर्ट्स के क्या आर्गुमेंट्स हैं जो सरकार के इस निर्णय के अगेंस्ट में हैं। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, हमारा डिस्कशन द हिंदू के इस आर्टिकल पे बेस्ड रहेगा, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज ऑन द स्क्रैपिंग ऑफ फ्री मूवमेंट रेजिम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक म्यूचुअली एग्रीड अरेंजमेंट है बिटवीन द टू नेशंस, जो अलाउ करता है ट्राइबल लोगों को they can travel up to 16 किलोमीटर इनसाइड द अदर कंट्री विदाउट ए वीजा। म्यांमार के लोग भारत में 16 किलोमीटर अंदर तक आ सकते हैं। इसी तरीके से भारत के लोग म्यांमार में 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं और 1 सप्ताह स्टे भी कर सकते हैं विदाउट ए वीजा। लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए है जो बॉर्डर के पास में रहते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के लोग। और ये अरेंजमेंट 2018 में इंप्लीमेंट की गई थी एज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हालांकि इसे 2017 में ही इंप्लीमेंट किया जाना था, लेकिन रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। फिर 2018 में सरकार ने इस पे फोकस किया और म्यांमार में तख्ता पलट की वजह से 2022 में फिर से इसे बंद किया हुआ है। अब फिलहाल सरकार का फैसला है कि इसे कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो क्या इसे रिमूव करना एक सही फैसला होगा? देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सही फैसला नहीं है। एफएमआर नीड्स बेटर रेगुलेशन, बजाय इसके कि आप इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। इसे इंटायरली रिमूव करना एक डिजायरेबल मूव नहीं होगा, क्योंकि जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए एक एक पॉइंट, एक एक प्रॉब्लम को समझते हैं। पहला पॉइंट बताया गया है, एक राष्ट्र की पहचान उसकी सरहदों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों से होती है। और यह सिर्फ एक अमूर्त कहावत भर नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और जीवन निर्वाह से जुड़ा एक नजरिया भी है, खासकर एक ऐसे देश के लिए जो औपनिवेशिक शासन के चुंगल से बाहर आया है। अर्थात किसी राष्ट्र की पहचान केवल उसकी सीमाओं से, उसकी सरहदों से आप नहीं कर सकते हो। उसमें रहने वाले लोग, उनकी एथनिसिटी, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका खान पान, ये सब भी डिसाइड करती हैं किसी राष्ट्र को। संस्कृति ही तो देश की असली पहचान होती है। और भारत और म्यांमार तो हजारों सालों से एक दूसरे की संस्कृति को शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। 1826 में ब्रिटिश के द्वारा इसे डिमार्केट किया गया था विदाउट सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन। और वर्तमान में जो बॉर्डर है वो 1826 का ही एक रिफ्लेक्शन है, जो इफेक्टिवली स्प्लिट करता है पीपल ऑफ द सेम एथनिसिटी एंड कल्चर इनटू द टू नेशंस विदाउट देयर कंसेंट। सेम एथनिसिटी, सेम कल्चर के लोगों को दो राष्ट्रों में विभाजित करने का काम ये बॉर्डर करता है और लोगों से उनका कंसेंट भी नहीं लिया गया। एग्जाम्पल आप देखिए, मणिपुर का मोरे रीजन है, जहां पे कुछ गांव ऐसे हैं जिनके घर आपको म्यांमार में देखने को मिलेंगे, और म्यांमार के कुछ गांव ऐसे हैं जिनके घर आपको इंडिया में मणिपुर में देखने को मिलेंगे। नागालैंड का ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, मोन डिस्ट्रिक्ट, वहां के एक गांव है लोंगवा गांव, वहां के जो चीफ हैं उनका घर बीचों बीच से कटा हुआ है। एक तरफ आपको भारत देखने को मिलेगा और एक तरफ म्यांमार देखने को मिलेगा, घर के बीच से बॉर्डर गया हुआ है। ये तो दो छोटे एग्जाम्पल हैं, पूरी सरहद ही ऐसी है जो सेम एथनिसिटी के लोगों और परिवारों को बांटने का काम करती है। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि देखिए, ये जो
पड़ोसी वाले रिश्ते और ये जो सरहदों का विचार है ना, ये न सिर्फ औपनिवेशिक काल के बाद राष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों से जुड़ा था, बल्कि सीमावर्ती इलाकों के लोगों के हितों और उनकी कल्पित इतिहास से भी जुड़ा था। अर्थात बात को आप समझिए, औपनिवेशिक काल के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सरहदों का निर्माण किया गया और लोगों के हितों को दरकिनार किया गया। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि सीमाओं के निर्धारण में इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्र की सुरक्षा, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल और उनका इतिहास कि उनकी हिस्ट्री क्या है, कल्चरल, एथिकल, उनके टाइज कैसे हैं। लेकिन भारत सरकार इस विचार को नकारती हुई नजर आ रही है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया कि म्यांमार की सीमा में लगे भारतीय राज्यों में मुफ्त आवाजाही व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म कर दिया जाएगा और भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगा दी जाएगी, तो वह निश्चित रूप से इस विचार को नकार रहे थे। और दूसरी बात, पीपल टू पीपल टाइज के अलावा भी एफएमआर लोकल ट्रेड और बिजनेसेस को सपोर्ट करता है। कस्टम हार्ट्स और बॉर्डर हार्ट्स के थ्रू लंबे समय से हमारा व्यापार होता रहा है म्यांमार के साथ में, और म्यांमार के लोग भी भारत में बिजनेसेस के लिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए भारत में आते हैं, जिससे लो लेवल पे इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है, जो बहुत ही विटल है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लोकल लाइवलीहुड। अब यदि एफएमआर कंप्लीटली बंद हो जाएगा तो लोकल लाइवलीहुड इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। सेकंड पॉइंट है, भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो प्राउस है, जिसकी वजह से नारकोटिक्स भारत में प्रवेश करते हैं। दूसरा, भारत में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, वे म्यांमार में जाके अपने बेस बना लेते हैं, म्यांमार में रह के भारत में इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं और म्यांमार के ऐसे इलाकों में जाके रहते हैं जहां पे मिलिट्री जुंटा का दबदबा कम है या फिर न के बराबर है। तो इस झरझरे बॉर्डर की वजह से भारत में दो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। एक तो नारकोटिक्स, यानी कि भारत में नारकोटिक्स आ रही है म्यांमार की तरफ से। दूसरा, इंसर्जेंसी, कुछ ऐसे ग्रुप जो म्यांमार में रह के भारत में इंसर्जेंसी फैलाते हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन ये सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, अरे सॉरी, लेकिन ये कारण अपने आप में ठोस नहीं है। ज्यादातर विद्रोही गुट काफी हद तक कमजोर हो गए हैं, ऐसी एक्सपर्ट्स की राय है। और एक के बाद एक भारतीय सरकारें बल प्रयोग या फिर शांति प्रयासों से, चाहे वे चल रहे हैं या फिर पूरे हो गए हैं, उनके जरिए उनके खतरे को बेअसर करने में सक्षम रही है। यानी कि इंसर्जेंट ग्रुप्स के जो खतरे हैं उनको बेअसर करने में भारत की सरकारें सक्षम रही हैं। तो केवल इंसर्जेंट ग्रुप्स को दोषी ठहराना ठीक नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है, एफएमआर को रिवोक करने के लिए केवल इंसर्जेंट ग्रुप्स को दोषी ठहराना ठीक नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की ये बात सही भी है। पिछले कुछ समय से बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स मेन स्ट्रीम से जुड़े हैं, उन्होंने इंसर्जेंसी को त्याग दिया है, सरकार और लोगों का साथ देने का वादा उन्होंने किया है, हथियार अपने त्याग दिए हैं। दूसरी बात, जो ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है वो केवल इस अनफेंस्ड बॉर्डर की वजह से नहीं है, इसमें सरकारों की भी कमी है, लोकल बॉडीज की भी कमी है, इवन वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, लोकल पीपल, उनकी भी कमी है, ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कमी है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ रेजिडेंट्स, ये सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ड्रग्स भारत में आती है। अब एग्जाम्पल आप देश की राजधानी हरियाणा और पंजाब का ले लीजिए, धीरे धीरे ड्रग्स की प्रॉब्लम वहां भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। खैर, तीसरा पॉइंट है रिफ्यूजी क्राइसिस। अब चूंकि भारत में रिफ्यूजी बहुत आ गए हैं, चाहे फिर वो रोहिंग्या मुसलमान हो या फिर कुकी समुदाय के लोग हों, नागा समुदाय के लोग हों, जो कम्युनिटी को के लोग हों, वो म्यांमार से भारत में आके शरण ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है म्यांमार में तो अब तख्ता पलट हो चुका है, वहां की मिलिट्री आम लोगों को मार रही है, तो फिर वो डर के मारे भारत आ रहे हैं। तो भारत में कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो कुछ तो इनका विरोध कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इनका स्वागत कर रहे हैं। अब विरोध करने वालों में विशेषकर मैती समुदाय आगे है, जो मणिपुर में बेसिकली एक बहुत बड़ा एथनिक ग्रुप है। जबकि नागालैंड या फिर मिजोरम की हम बात करें तो वहाँ के जो नागा पीपल हैं, कुकी समुदाय के लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं,
वो इनको शरण दे रहे हैं, इनके लिए शेल्टर्स बना रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत भी बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो एफएमआर को रिवोक करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, जबकि कुछ स्टेट ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट के जो एफएमआर को लागू रखना चाहते हैं, जिसमें नागालैंड और मिजोरम खुले तौर पे सरकार का विरोध कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है अगेंस्ट इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब जैसे पहले हम ईस्ट की तरफ लुक करते थे, अब एक्ट करने की बात करते हैं। सरकार की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें केवल ईस्ट की तरफ देखना नहीं है, वहां पे काम भी करके दिखाना है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट न हो, वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करें, वहां के लोग भारत में आए, उनके साथ में हमारे जो सांस्कृतिक संबंध है वे बढ़े, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में हम साथ मिलके आगे बढ़े। तो फिर ये विचार जो है एफएमआर वाला कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के अगेंस्ट है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। दूसरा, ये वोलेट करता है रिफ्यूजी राइट्स को। अब चूंकि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स बने हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहीं पे आता है तो उसको एड्रेस करना हमारी जिम्मेवारी है, सरकारों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं भारत भी कमिटमेंट है, क्योंकि विश्व के किसी ना किसी हिस्से में, किसी ना किसी देश में सिविल वॉर चल ही रहा होता है। लोग अपना देश छोड़ के कहीं दूर दूसरे देश में चले जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उत्पन्न होता है। तो बड़े देशों और संगठनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस इश्यू को एड्रेस किया जाए, और भारत इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। तो यदि हम फेंसिंग कर देंगे, फिर रिफ्यूजी जो है भारत में नहीं आ पाएंगे, और इससे उनके जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होंगे। हालांकि देखिए, मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, मैं इस पॉइंट के अगेंस्ट में हूँ, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे खुद के भी इशू हैं यार, राइट। सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट आउटवे बेनिफिट्स। तो एक्सपर्ट का कहना यह है कि यदि फेंसिंग आप कर दोगे ना, तो पीपल टू पीपल जो टाइज हैं वो टूट जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में उनको एक मैसिव सोशल कॉस्ट पे करने पड़ेगी। आपस में अपने परिवार से वो नहीं मिल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे। तो अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो, प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ वे हैड एक मिडिल पैथ हमको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। वी शुड बी फोकस ऑन रिवाइजिंग एफएमआर एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनफॉर्मल टू फॉर्मल ट्रेड बाय फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा कि बॉर्डर पे हमको ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे जिनके थ्रू हम लोग व्यापार कर सकें, लोग एक दूसरे के देश में जा सके, अपने परिवार वालों से मिल सकें, और लोकल इकोनॉमी ग्रो करती रहे। तो ऐसे मल्टीपल चेक पॉइंट्स या फिर एंट्री पॉइंट हमको बनाने पड़ेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। दूसरा, इंसर्जेंसी और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हम लोग स्ट्रिक्ट विजिलेंस यहाँ पे अपना सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं मोर गार्ड्स एज पर रिक्वायरमेंट, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर 24/7। एंड इसके अलावा असम राइफल को सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जानी चाहिए ऑफ गार्डिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर एंड स्ट्रेंथन इट विद एडिक्वेट मैन पावर एंड इक्विपमेंट। अर्थात बॉर्डर को मजबूत करने के लिए हमको असम राइफल को भी मजबूत करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम थ्रू सस्टेन्ड कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम द बॉर्डर कम्युनिटी शुड बी सेंसिटाइज्ड टू पार्टिसिपेट इन द नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। समय समय पे सरकार को ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाने पड़ेंगे, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ताकि वे नेशन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अपनाएं। तो ये रास्ते हम लोग अपना सकते हैं। ये सेशन था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। दूसरा, आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जाना। हाँ, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।